भारतवर्ष के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित असम मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के अर्थनैतिक बुनियाद को उजागर करने के क्षेत्र में सामाजिक उन्नयन के तहत कृषि कर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आ रहा है। असम और उत्तर पूर्वी भारत का एक मुख्य खाद्य है चावल। 90% से भी अधिक जनसंख्या चावल पर ही निर्भर करती है। इन सभी क्षेत्रों में चावल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्षेत्र में इस फसल के महत्व को महसूस करते हुए सन 1923 में राज्य के ब्रह्मपुत्र घाटी में एक चावल प्रयोगात्मक स्टेशन तीताबोर में स्थापित किया गया, जो जोरहाट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अनुसंधान केंद्र की स्थापना के बाद से ही यह केंद्र अनुसंधान गतिविधियों को लेकर आगे बढ़ रहा है और राज्य में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केंद्र के पास 50 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 10 हेक्टेयर सड़कों और इमारतों के तहत 40 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है। अनुसंधान के लिए लगभग 13 हेक्टेयर का उपयोग किया जाता है एवं बाकी बचे 27 हेक्टेयर में चावल की किस्मों के गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन होता है। क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र तीताबोर ने अब तक अपने प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से 50 से भी अधिक चावलों की किस्मों को विकसित किया है। इसके अलावा देश में कहीं और पैदा की जाने वाली कई किस्मों को भी भारतीय समन्वित कार्यक्रमों और अन्य राष्ट्रों में पैदा की जाने वाली एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से भी प्रशिक्षित किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनैना बॉडलर। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको लेकर आए हैं असम के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में, जो तीताबोर में स्थापित है। आप लोग एक काम कीजिएगा, यहाँ से सीधे जाइएगा, वहाँ में विभिन्न विभाग के अलग अलग वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, तो उनसे अपनी समस्या के बारे में बताइएगा। तो वो लोग उस समस्या के बारे में आप लोगों को बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ऐसे सीधा जाइए, सीधा जाके हाँ बाएं मुड़ जाइए, बाएं मुड़ जाइए। चलिए। आज हमारे साथ मौजूद है स्थानीय किसान कांथीराम गोगोई जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनको अपनी खेती से जुड़े कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्ते गोगोई जी। नमस्ते। आप कौन सी खेती करते हैं, आप बताइए। हम रंजित का खेती कर रहा हूँ। और बताइए, खेती से जुड़े आपको कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा बाल बच्चा ज़्यादा हुआ, रंजित का खेती लॉन्ग ड्यूरेशन है, ज़मीन भी कम है, इसीलिए हम एक ज़मीन में 2 खेती होने के लिए सीड निकालता है क्या नहीं निकालता, ये जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आपने रंजित वैरायटी से जो की है खेती, कब से करना शुरू किया था? आज के 25 साल पहले हम कर रहा था। 25 साल से पहले आपने रंजित की खेती शुरू की? हाँ जी, 25 साल पहले हम खेती का शुरू किया था, आज तक कर रहा हूँ। और रंजित ही करते थे आप पहले से ही? पहले हम लोकल वैरायटी से कर रहा था, लेकिन ये ज़्यादा उत्पादन नहीं है, इसीलिए पुराना लोकल वैरायटी को हम छोड़ दिया है। अब लोकल वैरायटी के तुलना में आपको रंजित ज़्यादा मुनाफा ज़्यादा होता है आपका? और रंजित का ज़्यादा उत्पादन होता है। तो हमने गोगोई जी से जाना कि रंजित का खेती से उत्पादन तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक साल में वो सिर्फ एक ही खेती कर पाते हैं। उनको ऐसा कोई किस्म का चावल चाहिए जिससे वो साल में 2-3 खेती कर सकें। तो हम मिलेंगे यहाँ के मुख्य वैज्ञानिक से, जिनसे हम जानेंगे कि ऐसे कौन से वैरायटी यहाँ पे उत्पादन हुए हैं जिसके साथ गोगोई जी अपने साल में 2-3 खेत कर सकें। नमस्कार। साल 1923 में स्थापित
क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र थिताबर पूरे उत्तर पूर्वांचल के एक प्रमुख चाउल अनुसंधान केंद्र है। चाउल के उत्पादन और उत्पादकता सुधार करने के लिए और जार्मप्लाज्म का संरक्षण और लोकप्रिय जातों का बीज प्रोडक्शन करने के लिए स्थापन हुआ था। इसी केंद्रों में विभिन्न अनुसंधान कर रहा है। असम में चाउल विभिन्न परिस्थिति में खेत किया जाता है। इस विभिन्न हम लोग का मालूम है जे कार्बी आंगलंग जैसे पहाड़ी का जिला से लेकर गहरी पानी स्थिति वाला इलाका धेमाजी तक चाउल का खेत किया जाता है। इस विभिन्न परिस्थिति के संभाल करने के लिए किसानों का विभिन्न प्रजाति का चाउल जरूरी होता है। इस केंद्र में इस परिस्थिति का निपट करने के लिए हम लोग ने विभिन्न टेक्निकों का डेवलप किया है। इस केंद्र में किसानों का विभिन्न परिस्थिति संभाल करने के लिए हम लोग 50 के अधिक प्रजाति का उद्घाटन किया है। जैसे उठेला कम जमी के लिए रंजीत, बहादुर, कुशल, मनिराम जैसे जात प्रजाति हम लोग डेवलप किया है। गुटिना राइस जैसे आगुनी, भोगाली, सुगंधित चाउल जैसे केतेकी जहा, बकुल जहा हम लोग इस केंद्र से डेवलप किया और किसानों का पास अभी बहुत सारा लोकप्रिय है। इसी से हम लोग और कम अवधि वाला बीज जैसे लुईट, दिसांग, कलंग इस केंद्र से हम लोग डेवलप किया है, जो अभी किसानों का पास बहुत लोकप्रिय है। इस कम अवधि वाला बीज किस्म किसानों ने बाढ़ आने से पहले और बाढ़ का बाद भी उगाया जाता है। हम लोग इससे और कोई किस्म का चाउल हम लोग डेवलप किया है, जैसे प्रफुल्ल गीतेश, जो हम लोग 80 डेज पौधों पर लगा सकते हैं। इस केंद्र से हम लोग 2000 से ज़्यादा जार्मप्लाज्म हम लोग संरक्षण कर रहा है और 1200 क्विंटल 1200 के ज़्यादा लोकप्रिय चाउल हम लोग प्रति साल हम लोग डेवलप किया है, जो किसानों और सरकारी संस्थानों और निजी कंपनियों द्वारा खरीद किया जाता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें
अपने पशुओं की देखभाल। जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। कृषि अनुसंधान केंद्र तीताबर के वैज्ञानिकों ने अपने प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से 50 से भी अधिक किस्मों के चावल को विकसित किया है, जिनमें से कई किस्में स्थानीय एवं अन्य राज्यों के किसानों में लोकप्रिय हैं। अपने अनुसंधान गतिविधियों से आगे बढ़ने के अलावा भी ये केंद्र किसानों को कई तरीके से मदद प्रदान करती है। यहाँ अपने खेती से जुड़े समस्याओं को लेकर समाधान पाने हेतु किसानों का रोज़ाना ही आना जाना लगा रहता है। असम में ज़्यादातर हम जानते हैं कि बाढ़ की समस्या रहती है। ऐसे ही एक इलाके माजुली से आए एक किसान से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नमस्ते। नमस्ते। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पद्मोधर गोगोई है। गोगोई जी, आप किस खेती कर रहे हैं? कौन से रंजीत का खेती कर रहा हूँ। और आपका उत्पादन ठीक है? हाँ, उत्पादन हमारा रंजीत का खेती के लिए अच्छा उत्पादन है, लेकिन बाढ़ के कारण बहुत समस्या है। कितने ज़मीन पर आप खेती करते हो? ज़मीन कम है, 3-4 बीघा जमीन पर हम रंजीत खेती कर रहे हैं। आपको आजीविका चलाने में कोई मुश्किल नहीं होती? बहुत मुश्किल है। बारण पानी के लिए हम बहुत कष्ट हुआ। बाढ़ के कारण आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा क्या हुआ? ऐसा नतून किसी धान उत्पादन के सुनने के लिए यहाँ से आया है। कोई वैरायटी जानने के लिए किस किस्म के धान उत्पादन के लिए यहाँ से साइंटिस्ट के जानने के लिए आप आए हो। बाढ़ राज्य में एक महत्वपूर्ण समस्या के तौर पर भी उजागरित है। साली फसल सबसे ज्यादा प्रभावित होती है इस बाढ़ के कारण ही। इस समस्या से निपटने के लिए इस केंद्र द्वारा कई रणनीतियों को तैयार किया गया है। लुइट और कपिली जैसे किस्मों को स्टेशन ने विकसित किया है, जो कि 100 दिनों के अंदर ही परिपक्व हो जाते हैं। इस प्रकार बाढ़ के शुरू होने से पहले इन किस्मों की कटाई की जा सकती है। बाढ़ से बचने के तहत रंजीत, जो कि एक लोकप्रिय किस्म है, उसमें भी सब-1 QTL का अनुक्रमण किया जाता है। असम सबसे ज़्यादा बाढ़ से ही प्रभावित होती है। इस समस्या का नियंत्रण करने के लिए आपके केंद्र में किस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं? असम में बाढ़ एक किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। लगभग 5 लाख हेक्टेयर 5 लाख हेक्टेयर धानों का जमीन हर साल बाढ़ से प्रभावित हुआ है। कभी कभार ये नुकसान 9 लाख हेक्टेयर तक पहुंच पाता है। इसलिए हम लोग इस समस्या का सामना करने के लिए हम लोग कोई टेक्नोलॉजी डेवलप किया है इस केंद्र से। इससे अंदर हम लोग दुबू सहनशीलता जात हम लोग डेवलप किया है, जैसे जलश्री, जलकोरी, रंजीत सावन और बहादुर सावन। इस प्रजाति का दुबू का सहनशीलता 10 से 12 दिन पर्यंत है। और हम लोग हाल ही में दो जात रंजीत सावन और बहादुर सावन विकसित किया है इस केंद्र से। कम अवधि वाला जात जैसे लुइट, दिसांग, कोलंग, जिसका कृषि काल 90 डेज है, वो हम लोग इसी केंद्र से डेवलप किया है, जो किसानों का पास बहुत लोकप्रिय है। वो बाढ़ आने से आगे जनवरी, फरवरी, मार्च में वो कर सकता है, और बाढ़ के बाद भी सितंबर मिडिल तक इसका खेती किसानों ने कर सकता है। हम लोग का मालूम है कि असम में किसानों ने मुख्यतः
बारिश का मौसम पर खेत के लिए निर्भर करता है। कभी कभार बाढ़ और सूखने पर जाने के किसानों का रोपण का विलंबित हो जाता है। इसीलिए किसानों ने उन लोगों का अपना ट्रेडिशनल फोटो पीरियड सेंसिटिव जो चावल है वो करता है। इस किस्म का प्रोडक्शन बहुत कम है, इसीलिए हम लोग इस समस्या का निपट लेने के लिए हम लोग प्रफुल्ल और गिटेश जैसे दो वैरायटी, दो जात इस केंद्र से डेवलप किया है। प्रफुल्ल का प्रतिरूपित 80 दिन का पौधे से लगा सकते हैं और ये सितंबर मध्यम तक इसका खेती कर सकता है। गिटेश का बीज, गिटेश का 60 दिन का जो पौधा इसमें लगा सकते हैं। इसलिए और हम लोग इसी से और कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आशा कर रहा है कोई साल के अंदर हम लोग और कोई टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप करके फार्मर्स को दे देने के लिए सक्षम होगा। हमारे साथ धेमाजी से आए और एक कृषक जन मौजूद हुए हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनको अपनी खेती से कौन सी परेशानियां हैं और इस केंद्र में आके उनको क्या आशा है। हम तो ऐसे ये केंद्र को जो है ना, पहले हम 15-16 साल भी रंजित वैरायती कर रहा हूँ। मेरा ज़मीन भी कम है, इसके लिए हम कर रहा हूँ ना, जो 5 साल 100 साल बाद में प्रोडक्शन कम रहा हूँ। अब 15 साल से ज़्यादा भी कुछ रंजित कर रहा हूँ। इसी के लिए ये क्या हुआ है, वो पहले जो हम सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करा हुआ था ना, इसको बाद में यह भी कम रहा था। वो फर्टिलाइजर भी यूज़ किया था, फर्टिलाइजर भी यूज़ कर भी नहीं आया है। यूज़ कर रहे थे कर रहा हूँ। कितने साल आपने शुरुआत ही फर्टिलाइज़र से ही करना शुरू किया या तो 10 साल पहले फर्टिलाइजर भी यूज़ कर रहा हूँ। फर्टिलाइजर को डोज भी नहीं मिल सकता है, पर बीघा में कितना देना है वो जो है ना। कितने बीघा के ज़मीन पर आप खेती कर रहे हो? हम तो 9-10 बीघा में खेती कर रहा हूँ। उसका बाद में क्या हुआ, प्रोडक्शन भी कम हुआ है। इसके लिए यहाँ पर आया हूँ, क्या सोच रहा हूँ कि ये केंद्र में क्या प्रमुख दे सकता है क्या। शुरुआत में इनको रंजित करके बहुत ही मुनाफा और उत्पादन मिला था, लेकिन बाद में कुछ सालों बाद इनका उत्पादन कम होने लगा। एक ही ज़मीन में करने के कारण ये हुआ है या इसके अलावा कोई और कारण हो सकते हैं। रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने के बाद भी उनका उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो जैविक पद्धति से अपना खेती करने की सोच रहे हैं। ऐसे में हमारे वैज्ञानिक क्या कहते हैं हम जानेंगे डॉक्टर रफ़ीक से। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी भारत को जैविक करने के लिए योजना ली है। ऐसे में क्या आपके केंद्र ने जैविक खेती के लिए कोई कदम उठाया है? जैविक कृषि प्रकृति की ओर वापस जाने की एक प्रयास है, जिनमें रासायनिक खाद या अन्य रासायनिक द्रव्य, वृद्धि नियंत्रण निवारणकारी उपादान, इन सबों का इस्तेमाल ना करके पूर्ण तरीके से
ये जैविक उपादान जैसे कि हरा खाद ग्रीन मैन्योरिंग, कछुई खाद जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, फलीदार फसल की अंतर्भुक्ति शस्य क्रम में, और फसल की अवशिष्ट अंश इनकी इस्तेमाल करके हम मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बरकरार रखने के लिए ये प्रयास की जा रही है। पिछले 5 साल में हम लोगों ने यहाँ आंचलिक कृषि गवेषण अनुसंधान केंद्र में असम में प्रसिद्ध एक उच्च गुणमान का एक जहा जिसको हम एरोमेटिक राइस व सुगंधी धान बोलते हैं, इसके 2 अधिक उत्पादनक्षम जात जैसे कि केतकी जोहा और बकुल जोहा, इन दोनों का हमने पूर्ण जैविक तरीके से इनकी ये खेती की है। और अनुसंधान में पाए गए हैं कि पिछले 2-3 साल से तो थोड़ी सी घटोटी होती है इसमें पैदावार में, लेकिन 5वीं साल से हमने देखने को मिला है कि 7.5 टन की ये पैदावार हमको ये जैविक खेती से ये केतकी जोहा करके हमको मिल रहा है। इसके लिए हमने वर्मी कंपोस्ट और ये ग्रीन मैन्योरिंग, एजोला, रॉक फॉस्फेट, इन सारे चीज़ को इस्तेमाल करके हमने ये मिट्टी की जो उर्वरता है और ये ज़मीन का जो स्थिरता है उसको बरकरार रखने में हम लोग कामयाब हुए हैं। देखने को मिलता है कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल करने से सुगंधित धानों की जो सुगंध है वो बरकरार नहीं रहती। क्या जैविक खेती से इसको बरकरार रखा जा सकता है? ये जो सुगंध धान है असम की एक ये प्रसिद्ध अधिक मूल्य उच्च मूल्य युक्त एक ये फसल है, और इसमें एक रासायनिक पदार्थ के वजह से इसकी सुगंध होता है जिसको हम 2-एसीटाइल 1-पायरोलिन के नाम के जानते हैं। तो कई वर्षों से रासायनिक खाद के इस्तेमाल के वजह से इसकी सुगंध में कमी नज़र आ रहा है, और इस सुगंध को खास करके नाइट्रोजन युक्त जो रासायनिक सार है जैसे कि यूरिया, एमोनियम सल्फेट, इन तरह की खाद का व्यवहार करने से क्या होता है, इसकी जो सुगंध है ज़्यादा दिन तक अटूट नहीं रहता है। सो इसको बरकरार रखने के लिए हम लोग यहाँ पिछले 5 साल से हम लोग पूर्ण तरीके से जैविक ये सुगंधित धान का अनुसंधान कर रहे हैं, और देखने में मिला है कि ये जैविक खेती जोहा की जो सुगंधित धान है उसका सुगंध भी बरकरार रखने का संभव हो रहा है, और पैदावार में भी कोई घटोटी ऐसा नहीं हो रहा। पहले 2-3 साल तक ये थोड़ी सी घटोटी थी, लेकिन पिछले 5वीं साल से इसका सुगंध में भी सुधार आया है और ये पैदावार में भी काफ़ी सुधार आया है। ये रासायनिक खाद की तुलना में अगर तुलना करें तो इसमें समानता आने को मिला है अभी। क्या आप हमें बता सकते हो कि जैविक खेती में जबकि उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इनका जो कीट पतंग है उसका नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? कीट पतंग ये जैविक तरीके से काफ़ी तरीके हैं, उसमें से ये हम लोग ये कीड़े मकोड़ों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फेरोमोन ट्रैप के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1 हेक्टेयर में ऐसा फेरोमोन ट्रैप हम 8 की करीब लगा सकते हैं। उसके पश्चात भी मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ट्राइकोडार्मिन, ये धान के पत्तों में उसको गम के सहायता से चिपका दिया जाता है। और फिर हम ये रोग के लिए जैसे देखिए BLB बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए हम लोग गोबर या पानी का जो घोल है वो घोल को हम पानी में ये जैविक धान में हम लोग इसका प्रयोग करके काफ़ी हम लोग को ये सुफल मिल रहा है। तो इसी तरह से हम लोग का कई तरीके हैं, जैसे कि हम लोग का ये ट्राइकोडार्मिन भी एक है बायोपेस्टिसाइड। तो इन सब का इस्तेमाल से हम वही सही तरीके से ये कीट पतंग या विभिन्न रोग की हम ये नियंत्रण कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर रफ़ीक, आपसे हमें जानने को मिला कि सीधी बुआई और जैविक खेती से किस प्रकार खेती करने वाले कृषकों को लाभ हो सकती है और पर्यावरण में भी कोई प्रदूषित करने की कोई विकल्प नहीं है।
ये केंद्र किसानों की उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, न केवल राज्य में बल्कि पराये देशों में, पराये इलाकों में भी, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल इत्यादि। हम आशा करते हैं कि ये केंद्र अपना योगदान इसी प्रकार देते रहे और किसानों का विकास के लिए मदद हमेशा जारी रखें।